जोधपुर आईजी रेंज आईजीपी विकास कुमार आज भलोदी पहुंचे। एसपी कार्यालय परिसर में आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान आईजीपी विकास कुमार ने पत्रकारों से वार्ता कर नए कानून को लेकर जनसाधारण तक संदेश पहुंचाने व साइबर क्राइम पर नकेल कसने में मीडिया से सहयोग की अपेक्षा करते हुए अपराधियों में भय की पराकाष्ठा पर पुलिस की भूमिका को सुनिश्चित करते हुए जनसाधारण तक जागरूकता संदेश देने को कहा। आईजीपी ने कहा कि पुलिस और मीडिया एक और एक 11 की तरह कार्य करें। उन्होंने कहा, डर, लालच और अज्ञानता के चलते फैल रहे साइबर क्राइम पर जागरूकता फैलाकर लगाई जा सकती है लगाम। क्या दिक्कतें आ रही हैं तकनीकी रूप से, उस पर विचार है। जो सबसे बड़ी चीज है नए कानूनों के बारे में कि इसमें एक दर्शन का, न्याय के दर्शन का अंतर है, परिवर्तन हुआ। आप देखेंगे पहले कहते थे हम लोग भारतीय दंड संहिता, अब उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन है। दंड का मतलब था कि जो इसने दोष किया, जिसने गलती की, उसको सजा मिले, और वहां पर आकर न्याय शायद रुक जाता था। पर जो मुख्य केंद्रित जहां ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए पीड़ित को न्याय मिले, समाज को यह महसूस हो कि न्याय हुआ है, और न्याय का सही और गलत का रास्ता क्या है, किधर चल रहा है। तो उस दर्शन के तहत इसका नाम भारतीय दंड संहिता से बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया। उसी प्रकार आप देखेंगे सीआरपीसी होती थी, दंड प्रक्रिया संहिता, यानी किसी ने दोष किया, उसको किस प्रकार सजा दिलानी है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, सिर्फ वो थी। तो इसमें तो सिर्फ दोषी और राज्य था। एक आम नागरिक, उसका नाम चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया। यानी इस देश में, इस देश के संविधान में, इस देश के विधान में, इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक नागरिक किस तरीके से सुरक्षित है, उसके अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो रही है, उसके सारे मानवाधिकार हों, कानूनी अधिकार हों, वैधानिक अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होनी है, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो इस तरीके से आप देखें तो कितना बड़ा दर्शन का अंतर है। नागरिक सुरक्षा संहिता जो दंड प्रक्रिया संहिता थी। तो इसके अलावा जो किया गया इसमें वो ये था कि जब ये कानून लागू हुए तो भारत गुलाम था। आज स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र रूप से विचार रखता है, पूरी दुनिया में भारत का विचार स्वतंत्र रूप से रहता है। इस कानून में, जो पुराने कानून थे, उसमें कई सारे ऐसे अपराध होते थे जिनके लिए सजा बड़ी थी, कुछ ऐसे अपराध थे जो उसमें शामिल ही नहीं थे, कुछ ऐसे अपराध थे जिनको बड़े हल्के में लिया गया था। तो इन सारी चीज़ों को फिर से एक बार संशोधित करके, परिमार्जित करके, जो नए अपराध आ रहे हैं, जैसे साइबर अपराधों की बात अभी आप कह रहे थे, अब साइबर अपराधों के लिए जो आपको मुख्य साक्ष्य मिलने हैं, तकनीकी मिलने हैं, पर इन तकनीकी साक्ष्यों को कैसे समाहित किया जाना है अनुसंधान की प्रक्रिया में, उसके आधार पर दोषी का निर्धारण कैसे होना है, यह प्रक्रिया पुराने कानूनों में बहुत ज्यादा स्थापित नहीं थी। अगर डिजिटल कोई एविडेंस है तो उसको किस तरीके से कोर्ट स्वीकार करे, पुलिस उसको अनुसंधान में कैसे ले, इन चीजों पर बहुत जोर दिया गया, जो कि साइबर क्राइम से डील करने के लिए बहुत ही उपयोगी कदम है। उसी तरीके से आप देखेंगे जितने आपके यहाँ पहले मामले होते थे कि भाई इन्होंने, 4 लोगों ने ये कहा, 4 लोगों ने ये कहा, बयानों पर ही फैसला हो गया। ओरल एविडेंस जिसको कहते हैं, मौखिक साक्ष्य। फिर आपने देखा वो उसमें मौखिक साक्ष्य में कोई आदमी आज कुछ कह रहा है, कल वो भूल गया, कल वो बदल गया, कल किसी मजबूरी के तहत या कहीं कुछ प्रलोभन के तहत उसने कुछ और कह दिया। तो अगर सिर्फ मौखिक साक्ष्यों पर ही चीजें चलती रहती तो फिर वही खेल चलते रहते। तो अब कानून में चेंज किया गया, इसको नागरिक सुरक्षा संहिता में चेंज किया गया, और यह किया गया कि जहां भी मौके पर पुलिस जाएगी, कोई सीजर होगा, उसको वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। 5 साल के बाद 5 साल का टाइम दिया गया है कि जो भी ऐसे अपराध होंगे जिनमें 7 साल से बड़ी सजा है, और जहां एमओ अपराध जिसको कहते हैं, मोडस ऑपरेंडी अपराध, उन अपराधों में एफएसएल की टीम जाएगी। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो हमारी होती है एफएसएल,
एफएसएल की टीम जाएगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी। फिंगरप्रिंट ब्यूरो हमारा एमओबी अलग से जाएगा, वो करेगा। मौके से जो जो सबूत उठाने हैं वो विशेषज्ञ जाएंगे, एफएसएल वाले जाएंगे और उस पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। तो अब अगर कोई आदमी कहे भी कि ये घटना नहीं हुई थी, उदाहरण के तौर पे आप मान लें कि कोई दुर्घटना हुई। अब अभी क्या होता है, ड्राइवर के बयान ले लिए, पीड़ित के बयान ले लिए, उसके बयान ले लिए, 4 गवाहों के बयान ले लिए, हो गया। बट अब जब एफएसएल की टीम जाएगी तो वो टीम जाके वहां पे पूरे वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट करेगी, वीडियोग्राफी होगी उन चीजों की, तो बदल सकने का स्कोप कम हो जाएगा। तो किस तरीके से इसको वैज्ञानिक और वैधानिक रूप दिया जाए, इसको लेकर नए कानून लागू किए गए। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो है दृष्टिकोण में परिवर्तन का। किसी जमाने में पुलिस साम्राज्य के, सम्राट के, या जो जिसको कहिए जो एम्पायर था, स्टेट था, उसके लिए एक एजेंट थी, उनके लिए काम करती थी। धीरे धीरे पुलिस का रूप बदला और हम लोग दोहक से सेवक की भूमिका में हैं। अब सेवक की भूमिका मतलब जो फोकस है वो पब्लिक पे होना चाहिए। तो पब्लिक को किस तरीके से केंद्र में रखकर पुलिसिंग की जाए, और पुलिसिंग की सारी प्रक्रिया पब्लिक को केंद्र में रख के, जनता को केंद्र में रख के हो, कि जनता को सहूलियत मिले, जनता को न्याय मिले, पीड़ित को राहत मिले, इसको देखते हुए सारे नए कानून बनाए गए हैं। शुरू के फेज में, प्रथम फेज में, चूंकि अब वैज्ञानिक साक्ष्य लेने हैं तो रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, मान लीजिए टेक्निकली प्रशिक्षण की कमी है, अप्रोच की कमी है, कुछ जड़ता भी होती है कि पुराने धर से चलना चाहते हैं, कुछ समझदारी की कमी होती है, कुछ चीज़ों को ढर्रे में आने में समय लगता है। तो उसी चीज़ों को लेके अभी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या निवारण किया जा सकता है, और पुलिस के दृष्टिकोण में किस तरीके से परिवर्तन लाना है। पुलिस में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी समस्या पहले भी रही है, जो मुझे वैसे नहीं कहना चाहिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है। थाने में आप चले जाएंगे तो बहुत सारे लोग टेक्निकल एविडेंस में कहेंगे तो मुझे नहीं जानता, एक सिपाही है जो यही देख सकता है साइबर क्या है, कैसे है, या नहीं। दृष्टिकोण बदलना है। हर आदमी को कंप्यूटर पे टाइप करना आना चाहिए, कंप्यूटर पे अपना एंट्री करना आना चाहिए, कंप्यूटर से डेटा लेना आना चाहिए, कंप्यूटर पे डेटा डालना आना चाहिए, डिजिटल एविडेंस कैसे लेने हैं, वीडियोग्राफी कैसे करनी है, सबूतों को कैसे सॉफ्ट कॉपी में तब्दील करना है, वो आना चाहिए। इस मानसिकता को बदलने में थोड़ा वक्त लगा और इसको बहुत तेजी से बदला जाना है। तो इन्हीं चीज़ों को लेते हुए हम लोग ये सारे जो 17 सेमिनार कर रहे हैं, केंद्र है पब्लिक, कि यह चीज़ें जब पुलिस जितनी आसानी से लागू करेगी, जितनी तेजी से लागू करेगी, त्वरित गति से लागू करेगी, लोगों को उतनी राहत मिलेगी। इन कानूनों के बारे में लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की भी एक कड़ी है आज, जिसमें प्रशिक्षित फिर से किया जाएगा, पुनः प्रशिक्षित किया जाएगा नए प्रावधानों के बारे में। आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि जो बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो जनता को जानने चाहिए कि अब पहले क्या होता था, अब क्या नहीं होगा और अब क्या नया होगा, इससे जनता को जरूर अवगत कराएं कि कैसे होना है, क्या करना है। और साइबर क्राइम्स पे इन चीज़ों से, चूँकि जो डिजिटल एविडेंस लिए जाएंगे और हर पुलिसकर्मी इसके बारे में प्रशिक्षित होगा, तो हमारे पास एक और एक मिलकर 11 की पुलिस बल होगी जो साइबर क्राइम्स को अनुसंधान कर सकेगी और उनसे डील कर सकेगी। इसमें जो ज़रूरत है, जो सबसे बड़ी आज के दिन में, वो है साइबर जागरूकता की, लोगों तक पता चले। यह 2 चीज़ों पर आज साइबर क्रिमिनल्स खेल रहे हैं। 3 चीज़ों पर आप मान लें, आपका अज्ञान, आपके मन में लालच और आपके मन में डर। इन्हीं तीनों चीज़ों पर खेलते हुए साइबर क्रिमिनल्स आज समाज का दोहन कर रहे हैं, जो साइबर क्राइम्स हो रहा है। किसी को लालच दिया जाता है कि इससे आपको ये मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लॉटरी मिल जाएगी, वो आदमी कर लेता है। किसी को डराया जाता है कि आपका बेटा अभी यहाँ पकड़ा गया, पैसा दो तो नहीं छूटेगा, तो भय पर होता है। और कई बार आपसे पासवर्ड मांग लेते हैं कि आपका मोबाइल जब्त हो, आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा, आप OTP दो, वो अज्ञान है। तो इन्हीं 3 अवयवों पर साइबर क्राइम फल फूल रहा है, अज्ञान, लालच और भय। इन तीनों का ही निदान है जागरूकता। तो इस जागरूकता के लिए बहुत जल्दी रेंज पुलिस साइवार करके एक अभियान चलाएगी।
साइवार चलाएगी ताकि लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा सके, उनको उनके मदद के लिए कौन सा विंडो खोला जाए जिसको 1 पॉइंट विंडो के रूप में यूज़ कर सकें और उससे उनको कुछ निदान मिल सके, जागरूकता मिल सके और फौरी निदान मिल सके। इस पर काम करने के लिए साइवार अभियान बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा, उसका ग्राउंड वर्क चल रहा है। बट आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, अपील है कि इस जागरूकता के अभियान में लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह का क्राइम होता है, क्या मोडस ऑपरेंडी है, इनको डील करने के लिए इसमें फंसना कैसे नहीं है, और यदि बाई चांस फंस गए हैं तो तत्काल कहाँ रिपोर्ट करके नुकसान को कम करना है। इन चीज़ों पर कुछ सीरीज चलाएं आप लोग, पुलिस बिल्कुल मदद करेगी इसमें। हम लोग उसका पूरा मटेरियल तैयार कर रहे हैं और साइबार के तहत उसको शुरू करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा, 19301 एक पोर्टल है जिस पर कभी भी अगर आपके पास साइबर फ्रॉड के लिए कोई प्रयास होता है या हो जाता है तो आपको रिपोर्ट इमीडिएट करना है और इमीडिएट उससे रिलीफ मिलती है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बैंक अकाउंट है तो उसको संभाल लिया जाता है। बट ज़्यादातर लोगों को तब यह बात नहीं पहुंची है कि 1930 में कैसे रिपोर्ट करना। इन चीज़ों में आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। इनमें अभी हम लोग पुलिस वालों को भी प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे आपको इस चीज़ को करना है, और रेंज स्तर पे हम लोग साइबार करके एक विशेष अभियान भी इसके बारे में शुरू करेंगे। ये तो हो गया जो भी है उसके बारे में। ये फलोदी नया जिला बना, नवसृजित जिला है, और चूंकि एक साथ राज्य में बहुत सारे जिले सृजित हुए तो थोड़ा सा संसाधनों का न सिर्फ मानव बल बल्कि ढांचागत आधारभूत व्यवस्था की भी थोड़ी सी समस्याएं आई हैं। बट उन चीज़ों से पार पाते हुए अब लगातार बड़े बड़े डग भर रहे हैं नए जिले। हमारे यहाँ 2 जिले हैं, बालोतरा और फलोदी, दोनों ही अब तेजी से नए बड़ी डगर पे चले हैं, और जितना सपोर्ट हो सकता है राज्य स्तर पे, रेंज स्तर पे इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ ढांचागत समस्याएं हैं, जैसे फॉरेंसिक टीम की बात है, फिंगरप्रिंट की बातें हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक एक मूलभूत समस्या है जो एक आम जन की सहूलियत के लिए यातायात का एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। अभी 2 सब इंस्पेक्टर्स अभी हमने फलोदी में दिए हैं, अभी आपके नए 2 सब इंस्पेक्टर्स दिए हैं, और करीब 10-12 मोटरसाइकिलें अभी और भेज रहे हैं यहाँ पे। तो उन मोटरसाइकिलों से शहर में गश्त वस्त की व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी, और ट्रैफिक के जो जाम पॉइंट्स हैं वहाँ पे पुलिस लग जाएगी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि धीरे धीरे संसाधन जुड़ रहे हैं, और जो प्राथमिकता होती है, यातायात सहूलियत का बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अपराध और यातायात के बीच में अगर देखें तो प्राथमिकता पहले अपराध को देनी पड़ती है। तो उपलब्ध संसाधनों में अपराध पर ज़्यादा जोर है, और अब धीरे धीरे जब हम कंफर्टेबल हो रहे हैं, हमारे पास संसाधन आ रहे हैं, तो यातायात की जो बड़ी महती समस्या है इसका भी निवारण किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया आपको कि 2 सब इंस्पेक्टर भी हम लोगों ने तुरंत भेजे हैं, और करीब 10 मोटरसाइकिल नए फिर भेजे हैं। थैंक यू।